नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में हमने अपने पिछली कक्षा में हमने ये बात बताया था, मैंने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों के बीच साम्राज्यवादी निर्माण हेतु प्रतिस्पर्धी थी, और दोनों में चूंकि साम्राज्यवाद निर्माण करने की वह महत्वाकांक्षा था, तो यह स्वाभाविक था कि फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच टकराव होना था। तो इसी के संदर्भ में देखें तो फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी में कुल 3 लड़ाइयाँ हुई। तीनों को कर्नाटक को युद्ध कहा जाता है, चूँकि कर्नाटक को केंद्र में बनाकर युद्ध लड़ी गई थी। तो इन सभी आयामों को मैंने बताया था कि किस प्रकार कर्नाटक के युद्ध में ब्रिटिशर्सों से फ्रेंचों ने मद्रास छीन लिया, और फिर आगे चल के एक्स-ला-शापेल के संधि के तहत फ्रेंचों ने ब्रिटिश को मद्रास लौटा दिया, और फ्रांस लौटा दिया। उसका एक दूसरा पहलू है, उसको पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इन सभी आयामों को मैं बता दिया था। ये सारी बातें इस तरह से होती है। लेकिन अब देखेंगे कि उसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश में युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि आंग्ल फ्रेंच युद्ध। और आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ तो फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी हार क्यों गए और अंग्रेज जीत क्यों गए, इन सभी को क्या है कि पहलुओं पर आप जानेंगे। तो आंग्ल मीन्स अंग्रेज और फ्रांस में युद्ध हुआ तो फ्रेंच हार क्यों गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ्रेंच हार क्यों गया। तो इसमें पहला पॉइंट जो जाएगा वो ये कि फ्रेंच अधिकारी अयोग्य थे। चूंकि आप देखिए कि डुप्ले जैसा फ्रेंच ऑफिसर जो भी बाद में आया है, उसके बाद डुप्ले के बाद कौन आया, गुडेहू आया। और गुडेहू कहीं ना कहीं वह महत्वाकांक्षा नहीं रखता था जितना कि डुप्ले में महत्वाकांक्षा था। डुप्ले एक युद्ध हारा नहीं कि उसे फ्रेंच कंपनी अपना होमलैंड बुला लिया, और उसके जगह पर दूसरी ऑफिसर के रूप में आया, वो गोडेहू आया। चूँकि गोडेहू डुप्ले के जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति और महत्वाकांक्षा उसमें इतना नहीं थी कि वो क्या कर सके, अपनी साम्राज्यवादी निर्माण के नज़रिया को एक रास्ता बता सके। तो आप पहले याद रखिएगा कि फ्रेंच हार क्यों गए। उसमें पहला पॉइंट जाएगा कि फ्रेंच अधिकारी अयोग्य थे, क्योंकि डुप्ले के बाद गुडेहू के बाद और आने वाले जितने भी देखिएगा आगे चल के कौन डी लाली बूसी, ये सारे जितने भी अधिकारी थे, कहीं ना कहीं ये बौद्धिक के साथ साथ मेंटल के साथ साथ उसके साथ साथ ये राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं ये कमज़ोर दिखते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आप जानिएगा कि फ्रेंच कंपनी की तुलना में ब्रिटिश कंपनी के पास संसाधन अधिक थे। ये सबसे बड़ा ब्रिटिशर्सों के जीत में एक प्रबल माने जाने वाला कॉन्सेप्ट और तथ्य है कि फ्रेंच के संदर्भ में ब्रिटिशर्सों के पास संसाधन की भरपूर मात्रा थी। चूँकि आप याद कीजिए तो मैं आपको पीछे बताया था कि कोई भी कंपनी यूरोप से यदि भारत आया है तो भले ही यूरोप से चलकर आया है, वो महत्वाकांक्षा रखता है अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए, लेकिन बेसिकली वो है तो एक व्यापारिक कंपनी। तो सबसे पहले वह कंपनी अपनी आर्थिक अवस्था ठीक करेगा, देन उसके बाद वह चाहेगा कि हम अपना साम्राज्य निर्माण के ओर मुड़े। चूँकि पुर्तगाली कंपनी के साथ क्या घटनाएं घटी थी, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया, और फिर आगे चल के देखिएगा कि उसका पतन होने के कगार पर आ गए, और वह फिर पौंडीचेरी जैसे क्षेत्रों में सिमट कर रह गए। तो उसका पहला कारण यही था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। इसीलिए फ्रेंच कंपनी के तुलना में जो ब्रिटिश कंपनी था वह संसाधन के मामलों में भी कहीं ना कहीं अधिक था। तो इसका भी लाभ हुआ, और इसका भी यह कारण बना कि फ्रेंच हार की ओर गए। फोर्थ पॉइंट देखिए कि फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिश का नौसैनिक बेहतर था। पहले एकलौता कंपनी था पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी का जो नेवी था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। दूसरी बात कि फ्रांसीसी आया और फिर अंग्रेज आया, तो अंग्रेज का जो नेवी फोर्स है वो
बेल्ट ट्रेड है और ये मॉडर्निटी के पद्धति पर आधारित है। तो फ्रांसीसियों के तुलना में ब्रिटिश के नेवी का स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के लिए एक नकारात्मक का संकेत है। चूँकि बहुत सारे हिस्टोरियन और भारतीय राजा भी कहते थे कि अगर हम ब्रिटिश को ज़मीन पर से खदेड़ भी दिए तो हम समुद्र को नहीं सुखा पाएंगे, क्योंकि वह समुद्र में नेवी के रूप में स्ट्रांग हो चुका है। और कुछ समय के लिए अगर कोई राजा आकर अगर उसके किले पर आक्रमण भी कर दे, जैसे नवाब बंगाल के घटना आप जानिए कि फोर्ट विलियम किला में अंग्रेज रह रहा था, वो वहाँ के पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कर रहा था। तो वहाँ का जो नवाब था उन्होंने उसके किला पर आक्रमण किया 30,000 सैनिकों के साथ जाकर, और वहाँ से आक्रमण किया तो वे सारे अंग्रेज आकर समुद्र में एक द्वीप पड़ता है पौंडीचेरी के आसपास जिसका नाम है फुल्टा द्वीप, वहाँ पे शरण ले लिया। फिर साउथ इंडिया से वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव जाते हैं और फिर वहाँ से षड्यंत्रकारी नीतियाँ बनाकर फिर वह पुनः बंगाल पहुँचते हैं। और फिर याद देखिएगा तो बंगाल में जाकर मीर जफर को मिलाएंगे और फिर किस तरह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हत्या तक पहुँचाएंगे। तो ये चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि फ्रेंच कंपनी के तुलना में ब्रिटिश कंपनी नौसैनिक मीन्स नेवी में भी स्ट्रॉन्ग था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी को प्लासी युद्ध का भी लाभ हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनियों के पास अपार संसाधन आ गए और यही संसाधन था जो ब्रिटिशर्स ने अपने सैनिक और आर्थिक मजबूत किया और मजबूत कर अन्य क्षेत्रीय भारत के राजाओं से लड़ने में और बाहरी ताकतों से भी जैसे फ्रेंच से लड़ने में काफ़ी सहूलियत प्रदान हुई। तो जो बैटल ऑफ प्लासी में जो इसको धन की प्राप्ति बंगाल से उसका लाभ हुआ, तो याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का हारने का एक कारण ये भी बनता है। आगे ब्रिटिश कंपनी स्वायत्तता मीन्स ये स्वयं डिसीजन ले सके। तो ब्रिटिश कंपनी स्वायत्तता की कंपनी थी जबकि फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी में डिस्प्यूट मीन्स विवाद चल रहे हैं और विवाद इतना गहरा बढ़ गया कि एक दूसरे के आमने सामने हैं और युद्ध के कगार पर है। तो अगर ब्रिटिश कंपनी कोई डिसीजन लेना चाह रही है कि मैं फ्रांसीसियों के साथ आक्रामककारी हूँ या नहीं हूँ, तो ऐसे में वह स्वयं डिसीजन ले सकती है ब्रिटिश कंपनी। लेकिन ये जो फ्रेंच कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये पहले यूरोप सूचना देगी कि मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। चूँकि इतना सारी गतिविधियों करने में अत्यधिक समय अत्यधिक बजट की हानि होगी, लेकिन ये जो कंपनी है ब्रिटिश कंपनी ये स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, चाहे डिसीजन आर्थिक हो, एक पॉलिटिशियन हो या तो एम्पायर निर्माण करने हेतु कोई गतिविधियां हो, यह डिसीजन स्वयं ले सकती है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी एक स्वायत्तता की कंपनी थी जबकि फ्रेंच कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। आगे देखिए, ब्रिटिश कंपनी की तुलना में फ्रेंच कंपनी भारत को कम महत्व देती थी। यह भी एक हार जाने का कारण है कि जब आप किसी क्षेत्र में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो, आप उस क्षेत्र को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे सकते हो, उस पर आप 100% ही नहीं दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस साम्राज्य पर से अपनी प्रभुत्व खो देने के संकेत आप खुद बना रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल से समझिए, जब फर्स्ट कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों ने जीता और फिर एक्सला सापेल के संधि के तहत फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जब ये संधि हुई तो अंग्रेज़ों का क्षेत्र मद्रास चूँकि फ्रांसीसी जीत लिया था और यह एक्सला सापेल के संधि में फ्रांसीसी ने अंग्रेज़ों से जीता हुआ मद्रास लौटा दिया और लौटाते हुए यह कहा कि मैं आपको मद्रास लौटा रहा हूँ, आप मद्रास के बदले मुझे अमेरिका में जो लुइसबर्ग का जो क्षेत्र है वो मुझे दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के नज़र में भारत की इम्पोर्टेंस बहुत कम दिख रही है और इसकी ध्यान अन्य कॉन्टिनेंट जैसे अमेरिका, यूरोप आदि पर बहुत ज़्यादा है। तो यह एक हार जाने का एक संकेत है, एक उत्प्रेरक है। तो ये बिंदु के हिसाब से आप देखिए
तो आंग्ल फ्रेंच युद्ध क्या था, इसका परिणाम क्या था, इसकी घटनाएं कैसे घटी, अगर ये बिंदु अगर की पॉइंट याद रखते हो तो आप यहाँ से उत्तर निकाल ले जाओगे। क्योंकि ये पीटी का बात नहीं, ये मेंस की बात है। क्योंकि आप एग्जाम में डिस्क्रिप्शन याद लिख करके नहीं जा सकते हो, कुछ की पॉइंट है और उस की पॉइंट अगर आपको याद है तो आप उत्तर कर ले जाओगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिए बिंदुवार बिंदु, ताकि आपको याद भी हो और फिर यहीं से आप प्रश्न कर ले जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो ये सारा आयाम को, सारा पहलुओं को हमने देख लिया। अब यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये आगे जो हम लोग जानने वाले हैं, अब जानने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार। चूँकि फ्रेंच कंपनी अब हार चुकी है तो वह अपना साम्राज्य निर्माण करने की गतिविधियों में थोड़ी धीमी करेगी, और धीमी ही क्यों, ना के बराबर वो इंटरफेरेंस करेगा। क्योंकि वह पांडिचेरी में जाकर वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है, सीमित कर दिया है। तो अब जो है वह इकलौता कंपनी बचा है, वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौता तो बचा है यूरोप का, लेकिन अभी भारतीय क्षेत्रीय राजाएं हैं जिसके सामने बहुत चैलेंजिंग का विषय रहेगा। अंग्रेज भारतीय क्षेत्रीय राजाओं को परास्त करते हुए ही अपना साम्राज्य की स्थापना भारत में करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा समझिए। तो आइए देखते हैं, अब ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार देखते हैं। तो इसको हम इस तरह के पॉइंट में देखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन, क्यों, कैसे। यानी इस तरह से एक हिस्ट्री के विद्यार्थी को ये बात हमेशा दिमाग में खटकना चाहिए कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारी बातें। तो कब की बात आता है तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब कब की बात आता है तो 1757 से लेकर 1857 यानी 1757 से लेकर 1857 यानी प्लासी के युग से लेकर 1858 यानी जो सिपाही विद्रोह था वहाँ तक की। तो इन समय अवधि के बीच उन्होंने अपना साम्राज्य प्रसार किया। कहाँ तो कई क्षेत्रीय राजाओं को पराजित करते हुए इन्होंने अपना साम्राज्य निर्माण किया। क्योंकि आप देखिए कि 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु होते ही जितना भी ये राज्य था, ये राज्य में अलग अलग राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, और स्वतंत्र करने से यहाँ पे राजनीतिक बिखराव हुआ, आपसी संघर्ष जन्म लिया, षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपनाने लगे सभी भारतीय राजाएं एक दूसरे राजाओं के प्रति। तो ऐसे में अंग्रेज अगर किसी एक राजा के पक्ष में खड़ा हो गया तो ये शासक बना सकता है। चूँकि यह अंग्रेजों का महत्वाकांक्षा था जो कहीं ना कहीं भारत को अपना साम्राज्य में मिला लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, यानी कई क्षेत्रीय राजाओं को जीतते हुए इन्होंने अपना साम्राज्य का निर्माण किया। जैसे में बंगाल, मराठा, मैसूर, ये चीज़ें हैं जो आपको आगे जानना होगा। कौन, तो कौन जब प्रश्न आएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जीता तो नहीं, ये बात सत्य है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक छोटी सी कंपनी ने भारत को जीता, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है वो चीज़ को जानिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, कंपनी को कहा कि आप जाओ, मैं आपको एकाधिकार देता हूँ, मीन्स मोनोपोलिक, कि आपके अलावा यूरोप का और कोई प्रतिस्पर्धी कंपनियां आपके सापेक्ष नहीं जाएगी, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। यह कौन कहा, यूरोपीय गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके साथ साथ सेना गठित करने का अधिकार दिया, विजय एवं विलय करने का अधिकार दिया। उसके साथ साथ कहा कि अगर आपको परिस्थितियां अनुकूल ना लगे, प्रतिकूल लगे, तो आप चाहे तो हमसे वित्तीय सहयोग ले सकते हैं। अगर आपको कोई साम्राज्यवादी कार्य करने हैं भारत में तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। तो भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने से रोल करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे से जो बैकअप सपोर्ट देने वाला है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट कर रहे हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, इन सभी गवर्नरों को कौन अपॉइंट कर रहे हैं,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है। तो इस चीज़ को आप हमेशा समझिएगा। लेकिन आगे चल के आप देखिएगा कि जब ये प्रश्न आता है कि जब भारतीय इतिहासकार, जब भारतीय हिस्टोरियन इस बात को मुखर रूप से विश्व पटल पर लाते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही सोचा समझा चाल था कि उन्होंने भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया, और बल्कि मिलाया ही नहीं, भारतीयों के साथ बहुत ही निर्मम तरीक़ों से उन्होंने व्यवहार किया। यानी ऑल ओवर ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पीछे से बैकअप सपोर्ट करते हुए नज़र आती है। और यह बात जब भारतीय हिस्टोरियन विश्व पटल पर रखा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है ना ना, मैं तो ह्यूमन था, मैं तो सेवा करना चाहता था, मैं तो सभ्य था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं भारत को जीतूं। चूँकि भारत की परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें वह युद्ध में ढकेला, और चूँकि हमारे अंदर वह महत्वाकांक्षा था कि बार बार हमें युद्ध में परिस्थितियों ने धकेला और बार बार मैं जीतता गया, जिससे मैं धीरे धीरे साम्राज्य की ओर बढ़ा। तो ये चीज़ है। लेकिन दूसरा पहलू कहता है चल झूठा, तुम्हारा सोची समझी चाल थी, तुम्हारा एक नीति था, तुमने क्या किया, सबसे पहले एकाधिकार दिया, एकाधिकार के साथ साथ आपने परमिशन दिया, परमिशन के साथ साथ कोऑपरेशन दिया, और कोऑपरेशन के साथ साथ जीते हुए भारतीय राज्य को चलाने के लिए ब्रिटिश कंपनी को डायरेक्शन दिया, और इन सब एक एलिमिनेटरी प्रोसेस के रास्ते आपने भारत में एक साम्राज्य का निर्माण कर दिया। ये भारतीय हिस्टोरियन कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आक्षेप लगा रहे हैं, और रियलिटी बात थी ये। तो आगे देखते हैं कैसे, क्यों तो आप जानिए कि ब्रिटिश कंपनी के पास महत्वाकांक्षा क्या था कि वह, उसकी आर्थिक अवस्था ठीक थी, फाइनेंशियली कंडीशन गुड था, उसके पास वेपन्स तो जो था लेटेस्ट हथियार था। भारतीय शासक मध्यकाल के नज़र से ही जीते आ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश के पास वेपन्स जो थे वो लेटेस्ट वेपन्स थे, हथियार थे। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश कंपनी का जो नेतृत्व करता था वो कहीं ना कहीं कुशल था, कुशल नेतृत्व करता था। अब कोई भी देश, कोई भी साम्राज्य डिपेंड करता है उस पर कि उसका नेतृत्व करने वाले लोग कैसे हैं। जैसे मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ाऊंगा कि गांधीयन का जब नेतृत्व आया, जब गांधीयन मूवमेंट चला, जब गांधीवादी विचारधारा चला, तो भारत को एक अच्छा रास्ता मिला, और उस रास्ते पर चलते हुए ही भारत आज़ादी की ओर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा। तो ये आयाम है जो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ब्रिटिश कंपनी की अनुकूलताएं। अब ब्रिटिश कंपनी के वह कौन सी गुण था, वह कौन सी संभावनाएं थी, वह कौन सी अनुकूलताएं थी जिसके कारण यह साम्राज्य निर्माण करने की ओर बढ़ा, और बढ़ा ही नहीं बल्कि भारत को जीत लिया, और बहुत निर्मम तरीकों से भारतीयों पर अत्याचार करने का भी इस पर आरोप लगा जाता है। तो जानिए कि ब्रिटिश कंपनी की अनुकूलताएं। तो इसमें पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक कंपनी थी। व्यावसायिक मतलब क्या, यह एक ट्रेडर कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो जब कोई कंपनी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आती है तो भले ही वह एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखती है, लेकिन है तो वह एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो 7 समुंदर पार होकर आई है। तो ऐसे में यह कंपनी क्या करेगी, पहले सबसे पहले यह आर्थिक अवस्था को ठीक करना चाहेगी कि हमारा फाइनेंशियल गुड हो जाए, जिसके कारण हम धीरे धीरे क्रमिक विकास की ओर आगे बढ़े। तो ये पहला पॉइंट आप डालिएगा कि इसकी अनुकूलताएं, मतलब इसकी पॉजिटिविटी। तो ये इसका पॉजिटिविटी है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कुशल थी। कुशल मतलब क्या था, तो सेना अनुशासन था, अदम डिसिप्लिनरी था, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज था, संगठित था, प्रशिक्षण भी था, लेटेस्ट प्रशिक्षण उसको दिया जाता था, ट्रेड था, ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके साथ साथ लेटेस्ट वेपन्स थे, यानी हथियार भी बेहतर था। तो इन सभी के माध्यम से ही तो साम्राज्य निर्माण करने में आप आगे बढ़ेंगे। आप देखते हैं कि भारतीय राजाओं के पास लाखों की सेनाएं होती थी, लेकिन मुट्ठी भर अंग्रेजी सेना हरा देता था। तो क्यों, ये सब क्वालिटी था, यानी अंग्रेजों के सेनाओं में, अधिकारियों में ये सब क्वालिटी था, जिसके कारण
भारतीय राजाओं के लाखों हजारों सैनिकों को परास्त कर देते थे। तो आप इसको इस तरह से कोट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न नहीं आते, ये मेंस का प्रश्न आता है, इसलिए मैं की पॉइंट बता रहा हूँ और की पॉइंट करके फिर उसको आगे बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना छोटा बोर्ड है, इस पर सारी बातें लिखी नहीं जा सकती है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना सर। तो की पॉइंट आप जानिए, और की पॉइंट को फिर मैं तो आगे बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो घर में बैठ के नोट भी कर सकते हैं कि नहीं फिर सर ऐसे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है। आगे देखिए, ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत कुशल थी। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था ब्रिटिशर्सों का? तो सबसे पहले कौन था टॉप पर? गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर, फिर आईसीएस, जो आज के आईएएस लोग बनते हैं ने, तो उस समय आईसीएस बोला जाता था। इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इंडियन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उस समय कोई एम्पायर था जो हमारे देश में शासन कर रहा था, जिसे हम बोलेंगे इम्पेरियलिज्म सिविल सर्विसेज, मीन्स आईएएस ही होता था। तो ये क्रमिक विकास है। फिर उसके बाद पीसीएस, जो आज एसडीएम जो लोग बनते हैं स्टेट पीसीएस के लगा के, उसके बाद जैसे एसएससी मतलब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के ऑफिसर्स लोग होते थे भारतीय, उसमें भारतीय लोग होते थे। फिर आगे चल के देखिएगा तो छोटे छोटे सहायक कर्मचारी लोग होते थे, जो इस तरह से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, यानी बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जिसके कारण वह साम्राज्य निर्माण करने में और आगे बढ़ी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, भारत में उनकी रणनीति अच्छी थी। रणनीति, उसकी जो स्ट्रेटजी थी इंडिया में रूल करने का, वो बहुत ही बेहतर था। स्ट्रेटजी के तहत देखिएगा तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन एक पॉइंट आप देखिए, बाकी आगे बताऊंगा कि उनका यह एक पॉइंट यह था, एक एक कर को भारत को जीतना है। मतलब एक एक राजाओं को करके ही भारत को जीतना है। आप देखिएगा कि जब मराठा, मैसूर और हैदराबाद के साथ युद्ध की जब संभावना आएगी, जब युद्ध की झलक नज़र आएगी, तो अंग्रेज 2 से तटस्थ रहेंगे और 2 को मित्र बनाकर 1 से लड़ेंगे, जो आगे बताने वाला हूँ। तो एक एक करके जीतना है। और कैसे? जो मुगल शासक है उसको प्रभु मानते रहना है। क्या करना है? मुगल शासक को प्रभु मानते हुए ही आगे बढ़ना है और जीतना है। उसके साथ साथ आगे देखिए, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता भी प्राप्त थी। बिल्कुल प्राप्त था, यानी ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता थी। सहायता में वित्तीय और सैनिक आदि जैसे सहायता मिलते रहते थे। आगे देखिए पॉइंट, ब्रिटिश कंपनी आधुनिक काल का नेतृत्व कर रही थी, जो मैंने आपको बताया। फिर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, इसकी नीति थी कि चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ही भारतीय साम्राज्य को अपने नेतृत्व में लाएंगे। अब चरणबद्ध तरीका में क्या है, तो इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। सहायक संधि, फिर अधीनस्थ पृथक्करण, विलय की नीति, मुगल को प्रभु मानते हुए आगे बढ़ना है, फिर मुगलों से बराबरी पूर्ण व्यवहार करना है, उसके साथ साथ मुगल को लास्ट में क्या कर देना है? अंत कर देना है। चूंकि अंग्रेजों को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि अगर पूरे भारत के क्षेत्रीय राजा गुट बनाकर अगर मुगल के छत के नीचे आ गए तो मेरे लिए चैलेंजिंग का विषय हो सकते हैं। चूंकि ये भी अंग्रेज जानता था कि जितना भी क्षेत्रीय राजा है वो स्वयं एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है, तो आपसी टकराव तो होगा। लेकिन यदि मुगल रहा तो मुगल के छत के नीचे वो आकर हमारे लिए चैलेंजिंग बन सकते हैं। इसलिए पहले मुगलों से बराबरी पूर्ण व्यवहार करना है और लास्ट में मुगल को अंत कर देना है। इसलिए मुगल शासक देखिएगा बहादुर शाह जफर को ही कह दिया गया था कि आने वाले अब आपका बेटा जो होगा बादशाह नहीं लगाएगा, यानी और उसको फिर कहाँ? रंगून भेज दिया जाता है निर्वसन में पिकनिक पर कि आप ऐश मौज कीजिए। तो जफर, एक शायर भी कहते हैं मरते मरते कि जफर तू तो बहुत बदनसीब है कि 2 गज जमीन ना हुई दफन के लिए भारत में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो ये अनुकूलताएं जान गए किसका? ब्रिटिशर्सों का। लेकिन भारतीयों की कुछ दुर्बलता भी तो था।
कुछ कमजोरियां भी तो था, तो इन कमजोरियों को भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तब यहाँ से प्रीलिम मेंस में प्रश्न एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, छोटा मोटा नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, शीशे जैसा क्लियर। अगर अंग्रेजों की प्रतिकूलता पूछेगा तो भारतीयों की दुर्बलता भी बताना होगा कि अंग्रेजों की अनुकूलता थी तो भारतीयों की वह कौन सी प्रतिकूलता थी जिसके कारण भारत में अपना साम्राज्य निर्माण करने में ब्रिटिश कंपनी निरंतर आगे बढ़ गई। तो इस चीज को आप हमेशा क्या कीजिए, याद रखिए कि इस तरह से क्या होते हैं, घटनाएं घटती हैं। तो आपको ये सभी आयाम है जो आपको मैंने बता दिया। तो अगर शॉर्ट में इसको हम रिवीजन करें या बताएं तो आपको हम ये बता रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में अंग्रेजों की क्या प्रतिकूलता रही और अंग्रेजों की क्या अनुकूलता रही और भारतीयों की क्या प्रतिकूलता या दुर्बलता रही। इन सभी आयामों को बताने के क्रम में आप बताइएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझिए कि महाभारत में एक सीन है कि पांचों पांडव हैं जो हिमालय की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे और एक बंदर था जो पूंछ पसारे हुए बैठे था। तो पांडवों ने कहा बंदर हटो, मुझे जाना है। तो बंदर कहा मैं नहीं हटूंगा, कहा पूंछ तोड़ दूंगा, काट दूंगा। बंदर कहा जो करना है कर लो। अब नकुल गया पूंछ हटाने, पूंछ नहीं हटा। सहदेव गया पूंछ हटाने, नहीं हटा। अर्जुन गया, नहीं हटा। लास्ट में भीम को भेजा गया। जय भीम वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भीम महाभारत वाला भीम। तो भीम को भेजा गया, भीम से टस के मस नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि भीम के दुर्बल होने का यह एक संकेत है, चूंकि वह जो बंदर है वो हनुमान बंदर है, यानी हनुमान है। तो ये बताते हुए आपको यह बताना होगा कि भारतीयों की कुछ दुर्बलता थी तो अंग्रेजों की कुछ अनुकूलताएं थी, और ये जब दोनों बता देंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रश्न तैयार रहेगा। और लिख डालिए, डिस्क्रिप्शन के साथ नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी, और आज के लिए यहीं तक। मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।